हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सभी जो है एक कमरे में बैठे हुए थे। दादाजी, दादी माँ, पापा, मम्मी, आकृति की मम्मी और आकृति और अनया। और वहाँ पे रिया भी थी। और रोही को अपने काम करने के लिए, चाहे स्टडी वगैरह कुछ भी करने के लिए बोल दिया गया था, ताकि बड़ों के बीच में वो ना आए। ही बड़ों की बातें ये समझाते हुए उसको रूम में आने से सख्त मना की गई। यहाँ पर जो है पूरी फैमिली एक जगह बैठी हुई थी। तभी दादाजी कहते हैं, अनया। अनया उनकी तरफ देखती है और कहती है, जी दादाजी। बेटा, वो वक्त आ गया है। वो वक्त आ गया है। तुम अपने सफ़र को स्टार्ट कर सकती हो। और 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, 2 दिन के अंदर तुम्हें आकृति के पापा को बचा कर लाना होगा। नहीं तो तुम सब कुछ खो दोगी। अनया ये जब सुनती है तो थोड़ा सा चौंक जाती है और घबराते हुए कहती है कि क्या क्या मतलब दादाजी? दादाजी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, मतलब ये कि अगर आकृति के पापा को कुछ भी हुआ तो तुम आकृति को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी। ये सुनते ही अनया झटके से खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर वो घबराहट साफ नजर आ रही थी। दादाजी, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। दादाजी उसको बैठने का इशारा करते हैं। अनया फिर से बैठ जाती है। तब जाकर दादाजी जो है बोलना स्टार्ट करते हैं। अनंतपुर। अनंतपुर के बारे में सुना है? अनंतपुर? कौन सा अनंतपुर? दादाजी कहते हैं, उत्तराखंड, अनंतपुर राजघराना। ये सुनते ही अनाया तो ज़्यादा सरप्राइज नहीं होती, क्योंकि उसको इस बारे में खबर ही नहीं थी। लेकिन ये सुनते ही आकृति की भौहें तन सी जाती है और उसकी चेहरे पर शॉक वाली रिएक्शन ज़रूर आ जाती है। अनाया कुछ कहती उससे पहले ही आकृति कहती है, दादाजी माफ़ कीजिएगा, मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, कहीं आप उत्तराखंड के अनंतपुर राजघराने के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं, जो कि शापित मानी जाती है? ये सुनते ही पूरा परिवार आकृति की तरफ देखने लगता है। दादाजी भी थोड़ी सी शॉकिंग रिएक्शन के साथ आकृति को देखते हैं। पापा, मम्मी, सभी लोग। पूरी स्टोरी क्या थी ये तो पूरी कहानी अनया के मम्मी पापा को भी नहीं मालूम थी, लेकिन आकृति कैसे जानती थी इस बारे में, ये सोचने वाली बात है। दादाजी उसको देखते हुए कहते हैं, तुम्हें कैसे मालूम इस बारे में? आकृति अपने चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लाते हुए कहती है, दादाजी मुझे कैसे मालूम, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये नॉर्मल सी बात है, मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को पता है राजघराने के बारे में, अनंतपुरा राजघराने के बारे में। दादाजी आगे पूछते हैं, पर कैसे? एक काम करो, जितना भी तुम जानती हो इस बारे में हमें बताओ। दादाजी कहते हैं, आखिर वो भी जानना चाहते थे कि आखिर उनका पोता बहू कितना जानती है इस बारे में। आकृति हाँ में सिर हिलाती है और बोलना स्टार्ट करती है। एक्चुअली दादाजी कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं, मेरे दोस्त और कुछ प्रोफेसर किसी चीज़ पर हम लोग रिसर्च कर रहे थे। वो भी कोई मिस्ट्री थी किसी राजघराने को लेकर। कई सारे बुक्स वगैरह वहाँ पे पड़े हुए थे, बहुत सारी चीज़ें थी। हम लोग हर एक बुक्स को पढ़ते हुए, रिसर्च करते हुए नोटबुक पर नोट किया करते थे और उसके बारे में कुछ तैयारियाँ करते थे और अपने प्रोफेसर को दिया करते थे। ये कितनी हद तक सच्चाई होती है, नहीं होती है, इसके बारे में हमें जानकारियाँ मिल जाया करती थी। और नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, इन सब के बारे में भी रिसर्च हुआ करती थी। अभी भी हो रही है, बस मैं वहाँ से हट चुकी हूँ। दादाजी हाँ में सिर हिलाती है और फिर आगे बोलने को इशारा करते हैं। आकृति आगे बताती है, उसी दौरान हमें जो है 5 बुक भेजी गई थी, किसी बहुत ही प्राचीन काल से रिलेटेड थी। 100 साल, 70 साल, 80 साल पुराने ऐसे ऐसे बुक्स थे उसमें। और उन्हीं में से एक बुक थी अनंतपुरा राजघराने का। दादाजी जब ये सुनते हैं तो उनकी भौहें तन जाती हैं।
वो बुक बाहर निकल चुकी है। खैर वो कुछ कहते नहीं हैं, वो आकृति को ही बस देखे जा रहे थे। आकृति आगे कहती है, एक्चुअली वो बुक मेरे ही एक क्लासमेट के हाथों लगी थी। जब वो हमें दी गई थी पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो वो मेरे क्लासमेट के हाथों लगी थी। और वो क्लासमेट उस बुक को जब पढ़ना स्टार्ट किया था, पूरे 2 दिन वो गायब रहा था। हमने उसके बारे में बहुत पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी पता नहीं चली। तीसरे दिन जब वो रिसर्च सेंटर आया, तो हम उसको देखकर थोड़े चौंक गए। उसकी हालत भी बेहद ही ज़्यादा बुरी थी, जैसे मानो वो कई दिनों तक सोया ना हो। उसकी भौहें एकदम तनी हुई थी, आँख गड्ढे हो चुके थे, काले धब्बे हो गए थे। उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके हाथों में वही बुक था। हम लोग तो एक पल के लिए डर भी गए थे, लेकिन फिर भी वो बोलता है, रिलैक्स गाइस, मैं ही हूँ। उसकी आवाज़ सुनते हुए हम लोग उसके पास गए और बोले, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम्हारी ये हालत कैसे? और ये क्या है? तुम 2 दिनों तक गायब रहे, आज तीसरा दिन तुम लोग वापस लौट रहे हो, वो भी आधे दिन खत्म होने के बाद। चल क्या रहा है तुम्हारा? तब जाकर वो जो है जाता है, साइड में बैठता है, और वहाँ पे एक पानी का बॉटल रखी हुई थी, तो उसको पीते हुए कहता है, रिलैक्स गाइस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली ये बुक, वो बुक को आगे बढ़ाते हुए कहता है, ये बुक ये सारी मुसीबतों का जड़, या यूँ कहूँ कि मेरी इस हालत का, जो मेरी हालत है वो इस बुक की वजह से है। क्या मतलब? देखो, वो हमें इशारा करता है देखने के लिए। तो हम में से मैं आगे बढ़ी और उस बुक का पहला पेज ओपन किया, जिसमें लिखा हुआ था, अनंतपुरा राजघराना। ये एक, उसने बताया कि ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, जिसके बारे में अभी तक किसी ने भी पता नहीं लगा पाया। अक्सर सुनने में आता है कि जो भी वहाँ पर जाता है कभी जिंदा वापस लौटता नहीं है। जिंदा तो छोड़ो, वो लौटता ही नहीं है। वो आगे बताना स्टार्ट करता है, मैंने इस बुक को पढ़ने में पूरे पूरे के पूरे 2 दिन से ज़्यादा टाइम लगा दिया है। मैंने 1 घंटे के लिए भी सोया नहीं हूँ। सोच लो, ये बुक इस हद तक मिस्ट्री से भरी हुई है कि अगर हम वहाँ पर जाएं तो बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। तभी मैं बोली, लेकिन तुमने तो बोला कि वहाँ जो भी जाता है जिंदा वापस नहीं आता है। तो वो जो है हंसते हुए कहता है, अरे यार, ये बुक में लिखा हुआ है, क्या रियल में ऐसा हो ज़रूरी थोड़ी है। लेकिन हमें किसी चीज़ के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर इस बुक में कुछ लिखी हुई है तो सच भी तो हो सकती है ना। तो वो बोला, देखो, अब तुम लोग खुद डिसाइड कर लो। वैसे भी हमें असाइनमेंट तो मिली है और हमें क्लियर भी करनी है, हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं। तो क्यों ना हम एक मौका इस जगह को दें। एक्चुअल में वो 5 बुक दी गई थी, 5 जगहों की 5 मिस्ट्री सॉल्व करनी थी। स्टूडेंट थे, और अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट को कुछ असाइनमेंट दी जाती है उनके पसंद के हिसाब से, और इनमें से जो लोग थे, कुछ लोग नेगेटिव ऊर्जा को और हॉरर चीज़ों पर रिसर्च करना चाहते थे अपने प्रोफेसर लोग के साथ मिलकर। तो इसी बीच में जो है आकृति, खुशबू और शिव ये भी शामिल हो जाती हैं। इन्हें भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं, लेकिन क्या इतनी इंटरेस्टिंग ये होती हैं जितनी कि दिखाई जाती है। हम आगे बढ़ते हैं। तो वो आगे बताना स्टार्ट करता है, एक्चुअली ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड की एक जगह पर है। आज से सालों पहले की ये बात है। उस हिसाब से वहाँ पर एक राजा हुआ करते थे, राजा जिनका नाम था ठाकुर वीर प्रताप सिंह। ठाकुर वीर प्रताप सिंह, इस बुक के हिसाब से उनके बारे में जो चीज़ लिखी गई है वो मैं बता रहा हूँ। तुम लोग ध्यान से सुनना, तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। सभी हामी से लाते हैं, और मैं भी वहाँ पर बैठकर उसकी बातें सुनने लगी, लेकिन मेरी नज़र उस बुक पर ही थी। उस बुक पर जिस तरह से लिखी गई थी, अनंतपुरा राजघराना, उस पर मेरी नज़रें टिकी हुई थी। मैं उसको पढ़ना चाहती थी, लेकिन सबसे पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी थी। इसीलिए मैं भी उसकी बातों को सुनना स्टार्ट कर देती। इस ये बोलते हुए आकृति थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। जब वो रुकती है
तो अनाया जो है एक पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाती है, क्योंकि उसकी आवाज़ में सूखापन आ चुका था, उसका गला शायद सूख गया था। अनाया इस चीज़ को समझ जाती है और वो पानी देती है। आकृति वो पानी लेती है, 2 घूँट पीती है, उसके बाद जो है बोलना स्टार्ट करती है। अनंतपुरा राजघराना, इनमें उस वक़्त ठाकुर वीर प्रताप सिंह राजा हुआ करते थे। दादाजी जब ये नाम सुनते हैं तो उनकी आँखें जो है बड़ी हो जाती हैं। आकृति इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती। वो बोलना स्टार्ट करती है कि उसने कैसे-कैसे ये स्टोरी सुनाई थी। वो लड़का बोलता है, "ठीक है, मैं पूरी बात बताता हूँ, तुम लोग सुनो, तुम्हें भी इंटरेस्टिंग लगेगी ये सारी चीज़ें।" तो सबने हाँ में सिर हिलाया और वहीं पे जगह देखकर लोग बैठ जाते हैं रिसर्च सेंटर में। वो बोलना स्टार्ट करता है। इस बुक के हिसाब से, ये बुक जब से लिखी गई है, उसके हिसाब से है। उस वक़्त वहाँ पे एक राजा राज करते थे, जिनका नाम था ठाकुर वीर प्रताप सिंह। ठाकुर वीर प्रताप सिंह बहुत ही अच्छे राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में खुशियों से भरा समय रहा करता था। उनकी प्रजा बहुत खुश रहा करती थी और कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो अपने राजा के पास आने के बाद दिल खोलकर सारी बातें रखते थे, बिना डरे, बिना सहमे। कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ चाहिए हो अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, या किसी भी तरह का मैटर क्यों ना हो, वो सब कुछ अपने राजा से दिल खोलकर बोल दिया करते थे। और राजा भी उन्हें अपने बच्चे, अपने परिवार मानते थे और सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया करते थे। राजा के 2 बेटे थे, एक ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह और दूसरा बेटा ठाकुर तेज प्रताप सिंह। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह बहुत ही अच्छे राजकुमार हुआ करते थे, बहुत, बहुत ही ज़्यादा सीधे और संस्कारी। और उनके अंदर जो दया की भावना थी, उनका तो क्या ही कहना। वो हर इंसान, हर जानवर, हर एक जीव के प्रति भावना नज़र आती थी। वो बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे। और वहीं उनके छोटे बेटे ठाकुर तेज प्रताप सिंह, वो बहुत ही लालची और सत्ता के लालची इंसान थे। अक्सर वो औरतों को, लड़कियों पर बुरी नज़रें रखना, उनके साथ गलत व्यवहार करना और गलत चीज़ें करना उनकी शौक हुआ करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ही बुआ की बेटी तक को भी नहीं छोड़ा था। उस पर भी गलत नज़रें डाले और गलत व्यवहार किया, जिसके कारण उसकी जान चली गई। जान चली नहीं गई, उन्होंने अपनी जान दे दी, अपनी इज्जत, अपनी आबरू ना बचा पाए तो। ये सुनते ही सभी की आंखें मानो बड़ी हो गई। वो लड़का सबके चेहरे को देखता है और कहता है, क्या हुआ गाइस, शौक लगी? तभी सब कहते हैं, एक बात बताओ, इस बुक को लिखने वाला कौन है? यानी कि इसका राइटर? इसका राइटर है इस घराने के, इस राज घराने के महागुरु। व्हाट? महागुरु? हाँ, इस घराने के महागुरु, जो कि लास्ट पेज में लिखा हुआ है, इस घराने के महागुरु हैं इसके राइटर। ओके, तो क्या मैं आगे बताऊं? तो उन्होंने बोला, हाँ आगे बताओ। आगे, राजा की उम्र लगभग 100 यानी कि 102 वर्ष हो चुकी थी। अच्छा, 102 वर्ष, हाँ 102 वर्ष। और वो अपना राज्य अपने बेटों को सौंपना चाहते थे। जब ये घटना हुई उनकी बहन की बेटी के साथ, तो राजा साहब की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। क्या जवाब देंगे अपनी बेटी को? क्या जवाब देंगे अपनी बहन को? क्या जवाब देंगे इस समाज को? क्या जवाब देंगे अपनी प्रजा को कि मेरे ही समाज, मेरे ही घर में, मेरे ही राज्य में, मेरे ही महल में मेरे अपनी ही बहन की बेटी के साथ मेरे अपने ही बेटे ने ये हरकत की? क्या क्या जवाब देंगे? इस चीज़ को सोचते हुए राजा की हालत बेहद ही ज़्यादा खराब हो जाती है। उनकी हालत इतनी ज़्यादा बदतर हो जाती है कि उनको बेड रेस्ट पर भेज दिया जाता है। और कई सारे डॉक्टर्स, उस वक्त तो वेद हुआ करते थे, तो वेद अलग अलग राज्यों से भी बुलाए गए थे, लेकिन उनकी हालत में ज़्यादा सुधार नहीं हो पाई। और कई सारे दूत भेज दिए गए थे, कई सारे लोग भेजे गए रुद्र प्रताप सिंह को ढूंढने के लिए,
ताकि वो आए अपने राज्य पाट को संभाल सकें, क्योंकि राजा अच्छे से जानते थे कि अगर उनके छोटे बेटे के हाथ में राज्य लग गई तो पूरा का पूरा राज्य सत्यानाश हो जाएगा, पूरी की पूरी जनता, प्रजा सब बर्बाद हो जाएगी। राजा लगभग 15 दिनों के बाद थोड़ी सी नॉर्मल हुए थे और उसी बीच में ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह लौट आए। जब वो आए तो उन्हें पिता के बीमार होने की खबर पड़ी। वो गए अपने पिता के पास और वहाँ पे कई घंटों तक कई सारे बातें चलती रही। जब ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को पता चली कि उनके भाई ने उनकी ही फुआ की बेटी के साथ क्या किया है, यानी कि अपनी ही बहन के साथ क्या किया है, उनका खून खौल उठा और उन्होंने अपने पिता से अनुमति मांगी कि उनको सजा दी जाए। पिता ने भी हाँ में सिर हिलाया और पूरे राज्य में ये अनाउंसमेंट कर दी गई कि आज से इस राज्य के राजा होंगे ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, और ठीक 2 दिन बाद इनकी राजपोशी की जाएगी। आकृति ये बोलकर चुप हो जाती है और फिर वो पूरी फैमिली की तरफ देखने लगती है, जहाँ पे बहुत ही आराम से शॉकिंग रिएक्शन और साथ में खास करके अनाया के चेहरे पर एक्साइटमेंट नजर आ रही थी, जैसे मानो एक बच्चे को राजकुमारों वाली कहानी सुनाई जा रही हो। वो बहुत ही ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। आकृति जब ये देखती है तो कहीं ना कहीं उसको हंसी भी छूट जाती है। दादाजी कहते हैं, आगे क्या पता है तुम्हें? सॉरी दादाजी, एक्चुअली आप देखिए ना इनके चेहरे का रिएक्शन। दादाजी भी देखते हैं, दादी भी, मतलब सब लोग अनाया को जब देखते हैं तो उनको भी थोड़ी सी लगती है यार, एक छोटा बच्चा एकदम क्यूट सा बच्चा सा मुंह बनाकर बैठ कर बड़ी आराम से देख रहा है, सुन रहा है। खैर आकृति कहती है, क्या मैं आगे स्टार्ट करूँ? तो अनाया हाँ में सिलाती है, जल्दी करो ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा ठीक है सुनो। तो आगे बोलना स्टार्ट करती है। जब अनाउंसमेंट हो जाती है पूरे राज्य में मानो खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि राजा के बाद ठाकुर वीर प्रताप सिंह के बाद सभी प्रजाजनों ने ये उम्मीद लगाकर बैठी थी कि हमारे आने वाले राजा ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह बनेंगे। और ऐसे ही होता है, जब ये खबर तेज प्रताप सिंह के कानों में जाती है तो बौखला सा जाता है। जितने भी राज परिवार में उसने अपने लोग लगा रखे थे, जितने लोगों को अपने बातों के जाल में फंसा रखा था, सबको बुलाता है और कुछ मीटिंग वगैरह की जाती है। उसके बाद जो है वो 2 दिन बाद जब राजपोशी होने वाली थी वहाँ पर वो अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, पिताजी आप ही ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा हक है, मैं भी आप ही का पुत्र हूँ, आप ही का बेटा हूँ, क्या ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं इस राज्य का राजा बनूँ? वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कहा सुनी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत। आखिर अंत में राजा जो है इतने ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, इतने गुस्से में आ जाते हैं कि उसे राजघराने से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देते हैं और पूरे राज्य में इस अनाउंसमेंट को कर दी जाती है कि ठाकुर तेज प्रताप सिंह को राजघराने से निकासित कर दी गई है और कोई भी इनकी किसी भी तरह से मदद नहीं करेगा। अगर कभी किसी ने मदद की तो उन्हें भी इस राज्य से निकाल दी जाएगी। हालांकि इसमें प्रजा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो बहुत खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि तेज प्रताप के निगाहों की गलत नज़रों का शिकार हुए थे प्रजा में भी लोग, तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे इस अनाउंसमेंट की वजह से। तो ये थी ठाकुर तेज प्रताप सिंह की राजघराने से निकलने की कहानी। आकृति ये बोलकर चुप हो जाती है। ओके, तो तुम्हें इतना कुछ पता है? जी दादाजी। तो दादाजी कहते हैं ठीक है, फिर यहाँ से मैं आगे बताता हूँ। सब चौंक जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ, अनाया ध्यान से सुनना। अनाया भी हाँ में सिलाती है। अनंतपुरा राजघराना, हम उसी घराने से बिलोंग करते हैं, हम उनकी तीसरी पीढ़ी हैं। तुम्हारे पापा चौथी और तुम हो पांचवा। ठाकुर वीर प्रताप सिंह मेरे दादाजी हैं, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह मेरे पिताजी। ये सुनते ही सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं।
अनाया की आंखों तो मानो क्या ही कहें। वो झटके से जो है खड़ी हो जाती है और कहती क्या क्या बोल रहे हो दादाजी? वो सर श्रापित घराने से हम बिलोंग करते हैं। क्या हुआ, डर लग रही है? टटर टटर, दादाजी अब क्या बोल रहे हो? हाँ, चलो, डर पर काबू पाना सीखना है तुम्हें, चलो बैठो। ये बोलकर पापा जो है चुप हो जाते हैं। अनाया भी उनकी बात सुनती है और बैठ जाती है। दादाजी आकृति की तरफ देखते हुए कहते हैं, ठीक है फिर, तुमने जहाँ से स्टोरी स्टार्ट की यहाँ तक बिल्कुल सब सही है। अब आगे की चीज़ मैं बताता हूँ। तुम्हें मैंने बता दिया कि हम इसी घराने से बिलोंग करते हैं। उसके बाद क्या हुआ ये जानो। ठाकुर तेज प्रताप सिंह वहाँ से निकलने के बाद कहाँ गए इसकी खबर किसी को नहीं लगी। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह वहाँ के राजा बन जाते हैं। उनके राजा बनते ही कि दिवाली आ गई हो, इस तरह की खुशियाँ पूरे राज परिवार में और पूरे राज्य में फैली हुई थी। और मैं उस वक्त 7 साल का था। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की शादी पहली हो चुकी थी और उनका मैं पहला बेटा था और 7 साल का था मैं। उस वक्त सभी बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा। पिताजी अपने राज्य के कामों में बहुत ही अच्छे से लग चुके थे। लगभग 3 साल बाद दादाजी की मृत्यु हो जाती है। उनके मरने के बाद थोड़ी बहुत तो चीज़ें बदली जाती हैं क्योंकि दादाजी की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। 105 साल 105 साल दादाजी जिंदा थे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके मरने के करीबन 3 महीने बाद तेज प्रताप सिंह फिर से लौटता है और इस बार वो अकेले नहीं आता, वो कई लोगों के साथ आता है। और उसका हुलिया, उसका चेहरे का चीज़ें मतलब देखने में वो इतना डरावना लग रहा था कि क्या ही करें। मैं उस वक्त 7 साल का था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ही ज़्यादा। राज्य में जितने भी सैनिक वगैरह थे उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उसे रोक नहीं पाते हैं। पता नहीं क्या शक्ति थी उसके अंदर कि वो ना जाने ऐसा क्या मंत्र पड़ता था कि उसके हाथों से कुछ काला धुआं या कुछ और निकलती थी और उन सारे सैनिकों को वहीं पर गिरा मतलब बेहोश कर दिया जाता था या मार दिया जाता था। मुझे इतनी याद नहीं है चीज़ें, लेकिन ऐसा ही होता था। पूरा राज्य जैसे मानो शमशान बन गई हो। पूरे राज्य के लोग जमीन पर बिखरे पड़े थे। वो बहुत जल्द राजघराने में एंटर भी कर चुका था। जब पिताजी को खबर लगी तो वो तुरंत अपने सैनिकों के साथ, अपने लोगों के साथ बाहर आते हैं और बाहर का ये नज़ारा देखकर उनकी जैसे मानो रूह कांप जाती है। वहाँ पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे राज्य में लगभग 100-150 लोगों की बॉडी, लाशें बिछी हुई थी। ये सारी चीज़ें वो सोच ही रहे थे कि तभी उनके सामने तेज प्रताप सिंह आ जाते हैं और आते हुए बहुत ही घिनौनी हंसी के साथ नमस्कार राजा साहब, कैसे हैं आप? ये बोलकर वो हंसने लगता है। मैं वहाँ से फर्स्ट फ्लोर पर बनी हुई चीज़ें थी, बालकनी साइड में, वहीं पर खड़ा होकर ये सारी चीज़ें देख रहा था और उनकी बातें करने की आवाज़ें भी मेरे पास आ रही थी। लेकिन मैं उस वक्त बच्चा था, मैं उस चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था। तेजू तेज प्रताप सिंह आगे बोलते हैं, देखो देखो मैंने क्या किया। इस राज्य ने मुझे ठुकराया, मैंने इस राज्य को ही शमशान बना दिया। ये सुनते ही पिताजी को बहुत गुस्सा आती है और वो अपना तलवार निकालते हैं और तुरंत उसके गर्दन को उड़ा देते हैं बिना ज़्यादा सोचे। ये होते ही वो उसका सर तो ज़मीन पे गिर जाता है और साथ में धड़ भी। लेकिन उसके शरीर से जो आत्मा थी वो बाहर निकलती है और हंसते हुए कहती है, रुद्र प्रताप तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। मैं अमर हो चुका हूँ। तुम्हें पता है कि मैंने कई लोगों की बलि दी है, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। वो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने बची है, 1 महीने। 1 महीने के अंदर तुम सब मारे जाओगे, तुम सब। मैं चाहूँ तो आज भी तुम सबको मार सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक मौका देता हूँ अपने राज्य को बचाने का।
वो हँसने लगता है, चिल्लाने लगता है हँसते-हँसते। पूरा एकदम राक्षसों की तरह हँस रहा था, पागलों की तरह। और फिर ना जाने ऐसा क्या होता है कि वो फिर से अपनी बॉडी में चला जाता है और वहाँ से उसकी बॉडी, उसका धड़, उसका सर सब गायब हो जाता है। और उसके बाद पूरे राज्य में, यहाँ तक कि आस-पास के जितने भी राज्य थे सब में डर की लहर दौड़ जाती है। बहुत ही डरावना माहौल बन जाता है। पूरा राज्य थर-थर काँप रहा था इस चीज़ को लेकर। कई सारे लोगों ने वहाँ पे ये इस नज़ारे को देख रखा था। हाँ, प्रजा में से काफ़ी लोग मरे हुए थे, लेकिन अभी भी बहुत लोग थे, बहुत लोग अभी भी थे, जिनकी जान बचाने का ज़िम्मा और ज़िम्मेदारी भी और साथ में उनका फ़र्ज़ भी हमारे पिताजी यानी कि ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को थी। लेकिन पिताजी की आँखों में भी डर साफ नज़र आ रही थी। इंसान किससे लड़ सकता है? जानवर से लड़ सकता है, इंसान से लड़ सकता है, लेकिन आत्मा? आत्मा से कोई कैसे लड़ सकता है? जो है या नहीं है उसकी कोई भी साक्ष्य नहीं है, उससे आदमी कैसे लड़ सकता है? लेकिन अभी जो नज़ारा उन्होंने देख रखा था, ये डराने के लिए काफ़ी था। वो अपने सैनिकों से बोलते हैं राज्य में जाने की और जिन-जिन लोगों की मृत्यु हुई है, इज्जत से उनकी दाह संस्कार की सारी तैयारियाँ करने की और साथ ही साथ महागुरु को बुलाने का या उनसे मिलने का आग्रह करने के लिए एक सैनिक को भेजी जाती है और फिर वो अपने राज्य में, अपने महल में लौट जाते हैं। उनकी हालत बहुत खराब थी, वो इधर से उधर घूमते हुए सोच रहे थे। उनके उस तलवार पर वो अभी तक खून लगी हुई थी, जिससे अपने भाई का गला काटा था उन्होंने। लेकिन उस चीज़ का उन्हें ज़रा भी अफ़सोस नहीं था, लेकिन अपनी प्रजा में हुए इस आक्रमण को लेकर, इस इतने लोगों की मृत्यु को लेकर उनके आँखों में वो डर, वो घबराहट साफ नज़र आ रही थी। इसी तरह करीबन 1 हफ्ते और निकल जाते हैं। राज्य में धीरे-धीरे करके एक-एक लोग गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। किसी की अचानक मृत्यु हो जाए, किसी की वो कोई बीमारी पकड़ ले या किसी को वो गायब हो जाए। पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ना ही कोई सबूत गायब होने की, ना ही किसी बीमारी का साक्ष्य, कुछ भी नहीं मिल रहा था। पूरा राज्य डरा-सहमा सा था। कई लोग तो उस राज्य को छोड़कर जाने की भी कोशिश किए, लेकिन कोई भी उस राज्य के जो बॉर्डर होती है, 2 राज्यों को जोड़ती है, उसे पार करना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। धीरे-धीरे उस राज्य में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होने लगी जिसने कभी ना सुनी थी, ना सोची थी और ना ही देखी थी। 1 हफ्ते बाद महागुरु का आगमन होता है उस राज्य में और महागुरु जैसे ही उस ज़मीन पर पैर रखते हैं, तभी उन्हें एक झटका सा फ़ील होता है। वो अपनी आँखें बंद करते हैं और कुछ देर कुछ बड़बड़ाते हैं और तभी उनकी आँखों के सामने कुछ नज़ारे आकर चले जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या चल रही है। महागुरु महागुरु जब राजमहल की तरफ बढ़ रहे थे, प्रजाजनों में हुए हाहाकार को लेकर, इतनी सारे लोगों की मृत्यु को लेकर सारी खबरें उनके कानों तक पहुँच रही थी और जो लोग महागुरु को जानते थे, पहचानते थे, वो झुककर उन्हें प्रणाम करते हुए दया की भीख माँग रहे थे कि कुछ तो कीजिए, कुछ कीजिए, हमें बचा लीजिए। महागुरु सबको देखते हुए, सांत्वना देते हुए वो राजमहल की तरफ बढ़ जाते हैं। जब ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह को पता चलती है कि महागुरु आए हुए हैं, वो अपने सारे काम को छोड़ते हुए बाहर आते हैं, आकर उनका स्वागत करते हैं और उन्हें शयन कक्ष में लेकर जाते हैं, जहाँ पर उनके लिए महागुरुओं के लिए जो रूम बनाई जाती है, वहाँ पर लेकर जाते हैं। पहले उनको अच्छे से खिलाया-पिलाया जाता है, उसके बाद वो लोग बैठकर बातें स्टार्ट कर देते हैं। और राजा जो थे सारी बातें बताते हैं, टोटल बातें बताते हैं। महागुरु बड़े ध्यान से सारी बातें सुनते हैं और उसके बाद कहते हैं, देखो तेज प्रताप सिंह अब वो आम इंसान नहीं रह गया है। वो एक ये बोलकर वो चुप हो जाता है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं गुरुजी? तेज प्रताप सिंह वो काली दुनिया को अपना चुका है। उसके अंदर काली शक्तियाँ आ चुकी हैं। वो इतना पावरफुल है कि उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं होने वाला है और जब जब तुम उसे मारने की कोशिश करोगे तो वो
मरेगा नहीं, बल्कि वो शरीर से बाहर आ जाएगा। यानी कि उसका शरीर अलग हो चुका है, उसकी आत्मा अलग हो चुकी है। अगर कल को उसका शरीर खत्म भी कर दिया जाए तो भी उसको मारा नहीं जा सकता है। वो किसी और का शरीर में प्रवेश कर जाएगा, वो अपनी तांडव रुकेगा नहीं। रुद्र प्रताप जब ये सुनते हैं तो थोड़ी सी डर जाते हैं और कहते हैं, पर ऐसे कैसे चलेगा? आप देख ही रहे हैं राज्य की क्या हालत है। ना लोग यहाँ से जा पा रहे हैं और ना ही यहाँ पर जी पा रहे हैं। तो महागुरु कहते हैं, देखो इसका परमानेंट इलाज तो नहीं है फिलहाल। मतलब होता नहीं है कि मैं हमेशा के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उसको मैं कुछ सालों के लिए रोक ज़रूर सकता हूँ। जब ये सुनते हैं राजा तो कहते हैं कि कैसे? मैं इस पूरे राज्य को दैविक शक्तियों से बांध देता हूँ। इस राज्य के अंदर जितने भी लोग हैं सब खुशी से रहेंगे और आसपास के सभी राज्यों को भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं, ताकि खाने पीने से रिलेटिव कोई भी चीज़ों की कमी ना हो इस राज्य को। लेकिन ये सब बस कुछ ही साल चल सकता है, जब तक इसका कोई हमेशा हमेशा के लिए उपाय ना मिल जाए। रुद्र प्रताप सिंह ये सब सुनते हैं तो कहते हैं, ठीक है गुरुजी। करीबन 5 दिन तक वहाँ पे काफ़ी सारे पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह की जाती है और आसपास के लगभग 5 से 6 राज्यों को जोड़ते हुए सभी राज्यों को बांध दी जाती है, ताकि इसमें नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश ना कर पाए। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में और जानेंगे कि आगे क्या हुआ था और क्यों ये राज्य शीत मानी जाती है और अनाया कहाँ जाने वाली है और इस श्राप की मुक्ति कैसे होगी, उसके बाद क्या होगा, सब जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए हमारी स्टोरी संगम दो दिलों की।